नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और स्पेक्ट्रम देखिए, अभी लूसेंट का सीरीज भी हमारा चल रहा है। ऑलमोस्ट आधा लूसेंट ख़त्म होने वाला है। 155 पेज 300 कुछ पेज का 325 पेज का लूसेंट है। 155 पेज हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। नोट्स थोड़े से बाकी है। इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा और संविधान की जो है सीरीज आने वाली है, तो भूलिए मत उसको देखना। बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक बार अगर आपने कर लिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या जैसे हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ एक बेस अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। खैर, ये जो सीरीज चल रही है स्पेक्ट्रम की, ये आधुनिक भारत का इतिहास मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, और जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा देते हैं अच्छे एग्ज़ाम के, उनके दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण बात कि लगभग 80% ये बुक मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम नाम से, लूसेंट के भी नाम से। जो देखना हो आप देख सकते हैं। सारे सीरीज मैंने जो चलाए हैं अब तक क्लास, उसको वो सब है। और या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पेक्ट्रम का भी और लूसेंट का भी दोनों पड़ा हुआ है। स्पेक्ट्रम ये आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक है। तो ये जो है, ये राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है, जो कि आईपीएस हैं अभी। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग दूसरी पुस्तक का भी सहयोग लेंगे। चलिए देखते हैं अभी कौन सी चैप्टर पे हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 पे। देखिए टोटल 38 चैप्टर ही हैं इसमें, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और 38 तक जो है इसमें लगभग 37-38 चैप्टर्स हैं। तो आज हम लोग भारत में प्रेस का विकास पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे भाई। चाहे वह इंटरव्यू हो, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वह मुख्य परीक्षा हो, कुछ भी हो, प्रेस के बारे में जिक्र आ ही जाता है कभी कभी। तो आपको जानना ज़रूरी होता है। प्रेस के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे इसमें, शुरुआती इतिहास से लेके अंत तक क्या क्या हुआ, वो सारी कहानी वाइज हम लोग बड़े ही आसान तरीके से जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं अपने नोटबुक में मैंने इसको कहाँ पे स्थान दिया है। अच्छी खासी नोट्स तैयार हो गई है। तो ये हमारा नोट्स है। ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये सब विषय सूची है, पेज नंबर वाइज मैंने लिखा है। तो देखिए काफ़ी ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, मैं थोड़ा मोड़ लेता हूँ। भारत में प्रेस का विकास 243 से 246 केवल 4 पेज में सम्मिलित किया है। 28वां चैप्टर जो था 240 से 42 केवल 3 पेज में था। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ 243 नंबर पृष्ठ पे, और काफ़ी आराम से अच्छे से आपको दिखाई देगा, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। पेज नंबर 243। चलिए पेज नंबर 243। देखिए मैंने इसको 45 दिन में ख़त्म करने का टारगेट, पहले 30 दिन लिया था, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। तो आराम से जो है 45 दिन में हम लोग ख़त्म भी कर लेंगे। तो ये आज का जो है अध्याय 29, मेरे ख्याल से ये 32वां क्लास होगा, 32वां क्लास। तो जानते हैं समाचार पत्र के बारे में, भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं इसका। पहला समाचार पत्र भारत में द बंगाल गजट था। पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, और उसके बाद इसका एक और नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो कभी अगर ऑप्शन में द बंगाल गजट के जगह कलकत्ता जनरल एडवाइजर दिया हो, तो उसे आप लिखना ना भूलिए। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1780 में प्रकाशित हुआ था। 1780 में प्रकाशित हुआ था और 1872 में बंद हो गया। ज़्यादा दिन तक चला नहीं, फिर भी लगभग देख सकते हैं आप कि 20 इधर और 72 इधर, 92 साल तक चला। तो अच्छा खासा एक सदी देखी इसने, बाद में बंद हो गया। उसके बाद कई सारे अखबार आए, जैसे कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, ये सब बीच में आए। इनके डेट नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनके बाद कौन कौन से आए हैं। ये सब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो सब लिखना पड़ता है। अंग्रेजी अधिकारियों को इन समाचार पत्र को लंदन पहुंचने का काफ़ी भय था। देखिए ये सब जो भारतीय समाचार पत्रों में सबसे बड़ी कमी क्या थी, मतलब कमी नहीं, उसको आप उनका एडवांटेज बोलेंगे, उनकी एक बहुत वो अपने आप में महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि ये जो देश में चल रहा होता है ना, जो अंग्रेज कर रहे थे, लूट रहे थे, पैसा बाहर भेज रहे थे, कर बढ़ा रहे थे, किसानों पर बोझ, मजदूरों पर बोझ, ज़मींदारों की
एकदम वाहावाही, बहुत सारी जो नीतियाँ थी, खराब नीतियों का खुलेआम विरोध करते थे ये, खुलेआम इनके बारे में छापते थे। तो अंग्रेज अधिकारियों को ये डर समा रहा था कि ये समाचार पत्र लंदन ना पहुंच जाए, इंग्लैंड ना पहुंच जाए और हमारी जो पोल ना खुल जाए। इसीलिए उन्होंने जो है आखिरकार प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाई। तो प्रेस के प्रति दमन की नीति क्यों अपनाई, इसका समझ गए होंगे आप। तो देखिए, सबसे पहला जो अधिनियम लाया उन्हें विनियमित करने के लिए समाचार पत्रों को, वो था समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799। क्या था ये भाई? तो सीधे इसको अधिनियम 1799 जानिए क्या था ये। सबसे पहले ये 1799 वही है जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चौथे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में। माफ़ कीजिएगा, हाँ, तो उसमें जो है 1799 में आंग्ल फ्रांसीसी मैंने बोल दिया है, आंग्ल मैसूर युद्ध में, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो उस कब हुआ था ये अधिनियम? 1799 में आया था। देखिए यहाँ, फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था ये अधिनियम, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था, क्योंकि टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे संबंध थे फ्रांस से। और अखबार में ये जो चीज़ें छप रही थी कि टीपू सुल्तान को ऐसे घेर लिया, वैसे घेर लिया, ये नीति अपना दी, जो है हैदराबाद के निज़ाम से लड़वा दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो वो लोग छापते थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि ये जो मैटर पहुंचेगा तो फ्रांस हो सकता है भड़के। तो फ्रांसीसी आक्रमण के भय से उन्होंने क्या किया कि 1799 में ये अधिनियम लाया। इस अधिनियम में क्या था भाई? ऐसा क्या था अधिनियम में? तो सबसे पहले समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया गया। सेंसर जानते हैं, आजकल की जो मूवी आती है ना, तो सेंसर आता है, सेंसर से पास होता है, पहले सेंसर के ग्रुप के लोग देखते हैं उसको, और जहां उन्हें लगता है कि कट करना चाहिए वहां सीन कट करते हैं, डायलॉग कट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सिनेमा को बैन कर देते हैं, और जब उनको पूरी संतुष्टि हो जाती है तभी सिनेमा को चलने देते हैं। वैसे ही समाचार पत्रों पर भी सेंसर लगाया गया। कैसे? तो देखिए, स्वामी संपादक जो था और मुद्रक, मतलब संपादन करने वाला, मुद्रक जो छापने वाला, उसका स्पष्ट नाम जो है उस पर होना चाहिए, कौन कर रहा है, कौन छपवाता है, कौन लिखता है। और ये सब चीज़ें जो, इससे क्या होता था कि अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कार्रवाई होती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? नियम में ढील दी। उन्होंने कहा इतना नियम ये नहीं होना चाहिए। 1818 में क्या कर दिया गया? इस पत्रेक्षण नियम को पूरी तरह अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। 1799-18 तो 19 साल तक यह नियम जो है समाचार पत्रों पर लगा रहा। तो समझ गए क्या था यह अधिनियम 1799? याद रखिएगा, फ्रांसीसी आक्रमण के भय से कैसे सेंसर लगा था। उसके बाद दूसरा अधिनियम आया। देखिए, बहुत सारी किताब में, पतली किताब जब पढ़ेंगे तो इतना डिटेल दिया नहीं रहता है, आपको समझना है। ये अधिनियम एटलीस्ट ये याद रखना है आप। तो ये अधिनियम 1823, अधिनियम 1835 आप लोग बना लेंगे। तो देखिए, 1818 में ये बंद हुआ था, 5 साल के बाद 1823 में क्या हुआ भाई? अनुज्ञप्ति अधिनियम आया। अनुज्ञप्ति अधिनियम क्या था? ये अनुज्ञप्ति अधिनियम तो सबसे पहले जान लीजिए किसके द्वारा लाया गया? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा प्रेस की स्थापना या उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति अनिवार्य थी। एक तरह का आज्ञा होता था ये, अधिकारी का आज्ञा। तो अगर आप प्रेस की स्थापना करना चाहते हैं या प्रेस का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको आज्ञा, मतलब इसमें कहने का मतलब कि नया प्रेस खोलने और पहली बार कुछ छापने से पहले आज्ञा लेना अनिवार्य हो गया। उसके बाद सभी भारतीय भाषी या भारतीय समाचार पत्रों पर लागू था। ये अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था कि उल्टा सीधा काम जो है भारतीय लोग हमारे लिए कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सभी जगह पर जो है यह लागू हो गया। सब जितने भी भारतीय अखबार थे या भारतीय भाषी अखबार थे, सब पर यह लागू था। उसके बाद मिरातुल अखबार जो है इसी चक्कर में बंद हो गया। देखिए, सभी भारतीय भाषी या भारतीय स्वामित्व वाली प्रेस पर लागू था, यानी जिसके स्वामी भारतीय थे उन पर भी लागू था, जो भारतीय भाषा में आती थी उन पर भी लागू था। मिरातुल अखबार था, आपको जानते होंगे, मिरातुल अखबार सबसे पहले फारसी में किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया गया था। तो ये अखबार बंद हो गया, क्योंकि ये अखबार पहले तो भारतीय भाषा में था, लेकिन इसने कोई आज्ञा नहीं ली थी, बिना आज्ञा के राजा राम मोहन ने इसे प्रकाशित कर दिया, तो बंद कर दिया गया इसे। तो ये अनुज्ञप्ति अधिनियम था। 1835 में एक और अधिनियम आया, प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम। मेटकॉफ को आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड मेटकॉफ कौन थे भैया? ये लॉर्ड मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है।
ये प्रश्न भी आता है 1 नंबरिया जो एग्ज़ाम होते हैं कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को। क्या कहा, क्या किया भाई? तो सबसे पहले जो 1823 में जो अनुज्ञप्ति अधिनियम आया था, चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा अनुज्ञप्ति अधिनियम रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1835 में नया समाचार पत्र अधिनियम लाया। उसके अनुसार क्या किया, उन्होंने कहा कि केवल प्रकाशक के स्थान की सूचना देना अनिवार्य है। मतलब प्रकाशक कहाँ से प्रकाशन हो रहा है वही खाली लिखना है बस। आजकल भी लिखा आता है पटना, छपरा, आखिर में जिला का नाम लिखा आता है ना, कानपुर, लखनऊ शहर, है ना, लखनऊ ग्रामीण, ऐसे जो है कहाँ से प्रकाशित हो रही है ये, उस स्थान का नाम लिखना है, या कहाँ के लिए प्रकाशित हो रही है। यह नियम 1856 तक चला, 1835 से 1856 काफ़ी उदार नियम था, इसलिए ज़्यादा दिन तक चला। उसके बाद देखिए 1823, ये आगे पीछे जो है अनुज्ञप्ति अधिनियम है। फिर अनुज्ञप्ति अधिनियम आया 1857। ये स्पेशली लाया गया था। अनुज्ञप्ति मतलब समझ जाइए कि आज्ञा लेने के लिए ही अधिनियम लाया जाता है। तो ये 1857 के विद्रोह से निपटने के लिए लाया गया था। 1857 का विद्रोह तो आपको पता होगा। तो उससे निपटने के लिए क्या हो रहा था, समाचार पत्र जो थे उस समय जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, लोगों में जो है जुनून जगाने का काम कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि बहुत घातक है ये, इस पर बैन लगाया जाए। तो स्पेशली जो है 1857 के अधिनियम को रोकने के लिए अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 लाया गया था। ये 1857 के विद्रोह से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार को किसी भी समाचार पत्र पर प्रतिबंध का अधिकार था। मतलब सरकार को जब लगेगा कि ये समाचार पत्र सरकारी रूप से सरकार के पक्ष में नहीं है या कुछ भी ऐसा कुछ लगेगा तो उसे वो बंद कर सकते थे। तो ये नियम था। उसके बाद आया पंजीकरण। अब पंजीकरण से आप लोग क्या समझते हैं? पंजीकरण का अंग्रेजी शब्द होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट आया 1867 में। ये क्या किया गया, मेटकॉफ साहब जो लाए थे नियम, उसमें बदलाव किया गया। मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। अब प्रतिबंध नहीं, नियमित करना उद्देश्य हो गया। मतलब अब पहले क्या था, ये 1857 में प्रतिबंध लगाया गया था, यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ये नियमित कहिए। 1 माह के अंदर क्या करना था, पुस्तक की निःशुल्क प्रति सरकार को देना था। मतलब कुछ भी ऐसा किताब छपवाना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, तो सरकार को उसकी प्रति देना बहुत अनिवार्य है, उसकी कॉपी देना अनिवार्य है, और मुद्रण एवं प्रकाशक का ब्यौरा देना है। तो फिर वही अधिनियम देखिए यहाँ पे आ गया था। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादी द्वारा किए गए प्रयास। अब देखिए कि भाई इतना सारा जो बार बार समाचार पत्रों को बैन किया था, बार बार नियम पे नियम लगाए जाते थे, तो राष्ट्रवादियों को ये चीज़ें खलने लगी। क्योंकि स्वतंत्रता का समय, स्वतंत्रता विद्रोह का समय, आंदोलन का समय, और उस समय समाचार पत्र जो है महान क्रांतिकारी, एक अलग क्रांतिकारी जो है कह सकते हैं उसको, क्रांतिकारी आशा की किरण थी। वह एक क्रांतिकारी का रोल निभा रही थी, लोगों में क्रांति जगाने का काम कर रही थी। तो इसको बार बार बैन कर दिया था, बार बार इस पर नियम लगा दिया था। क्रांति जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी यानी हमारे आंदोलनकारी, हमारे क्रांतिकारी, उनको ये चीज़ खल गया। उन्होंने क्या प्रयास किया, 1824 में राजा राम मोहन द्वारा प्रेस प्रतिबंध की भरपूर आलोचना की गई। राजा राम मोहन राय कई सारे किताबें लिखते थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे चिंतक थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो 1824 में उन्होंने क्या किया, अपने पत्राचार के माध्यम से पूरा विरोध किया। जो भी प्रेस पर प्रतिबंध लगा था उसकी भरपूर आलोचना की। 1870 से 1918 तक क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण में विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रेस जो है राष्ट्रवादियों का प्रमुख औजार रहा। 1870 से 1918 तक उन्होंने एक औजार के रूप में जो है प्रेस को उपयोग किया। उसके बाद अनेक नए समाचार पत्र, जैसे देखिए द हिंदू, द बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया, नाम से देखिए, नाम से पता चलता है इनमें कितनी क्रांति होगी। अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, केसरी, मराठा, इन सब चीज़ों का प्रकाशन हुआ। कुछ समाचार पत्र इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम जरूर याद रखिए। उसके देख पूरा सीन आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी की तरह, दादी नानी की कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ, एकदम लिख लीजिएगा। कभी भी प्रेस का विकास अगर आपको लिखने के लिए आए तो आपसे ये चीज़ें छूटेंगी नहीं। इतना सारा अगर आपको जानकारी होगी तो आप आराम से उस पर अच्छी भाषा में काफ़ी जो है जितना शब्द पूछेगा उतना शब्द लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, इन समाचार पत्रों का उद्देश्य क्या था? इतने सारे समाचार पत्र आए, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय सेवा भावना का प्रचार प्रसार करना। इनकी पहुंच शहर, कस्बे तथा दूर दराज के गांवों तक भी थी,
क्योंकि 19वीं सदी में रेलगाड़ी भी आ गई थी। राजनीतिक रूप से शिक्षित किया लोगों को, भेदभावपूर्ण नीति का भरपूर आलोचना हुआ। किसके? पत्र के माध्यम से। देखिए पत्रों का कितना योगदान था। सरकार के समक्ष विपक्ष की भूमिका निभाई समाचार पत्र ने, प्रेस ने। सरकार द्वारा दमन की नीति, अपना सरकार ने कहा कि अब तो भाई इन लोगों पर लाठी चलाना जरूरी हो गया है, बहुत हो गया। अब सरकार ने क्या किया? दमन की नीति अपनाई। दमन में क्या किया उन्होंने? देखिए सबसे पहले तो आईपीसी 124A लाया, जिसको आप लोग आईपीसी इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता 124A याद रखिएगा, प्रेस से संबंधित है। इसमें क्या था? ये किसी भी व्यक्ति जो सरकार के प्रति भड़का रहा हो लोगों को या असंतोष फैला रहा हो, उसे 3 वर्ष की सजा हो सकती है। समझ गए? ये था। अब प्रेस को ब्रिटिश समर्थन में लिखने हेतु लालच दिया गया। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। 2 काम इन्होंने किया, 3 काम। पहले तो आईपीसी 124A लाया, जिसमें कहा गया कि भाई अगर कुछ भी लगा, जिससे कुछ विद्रोह हुआ है तो अरेस्ट कर लेंगे, 3 साल तक डाल देंगे जेल में। दूसरा क्या हुआ काम कि जो भी ब्रिटिश थोड़े से जो है ऐसे समाचार पत्र थे जिन्हें लग रहा था कि खरीदा जा सकता है, उन्हें पैसे देके, उन्हें लालच देके कहा गया कि ब्रिटिश के समर्थन में लिखो, हमारे समर्थन में लिखो। और जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, जो देश के समर्थन में लिखते थे, उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई गई। तो देखिए दमन कैसे शुरू हुआ। उसके बाद आए लॉर्ड लिटन साहब। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में क्या हुआ कि समाचार पत्रों ने जो है उसके प्रतिक्रियावादी नीति, अकाल के पीड़ितों के प्रति अमानवीय रवैये के प्रति घोर आलोचना की। अब देखिए समाचार पत्रों ने क्या हुआ, उस समय का, उस लॉर्ड लिटन जब आए थे तो उनकी नीति कुछ इस प्रकार थी, कर अधिक था, किसानों ने अनाज उपजाना छोड़ दिया था, तो भीषण अकाल पड़ी थी। और भीषण अकाल में सरकार ने मदद नहीं की किसी की, बल्कि अपना जो है कर वसूलना चालू रखा, उनसे ज़मीन छीना चालू रखा। तो इसी सब के बारे में जो अकाल पीड़ित थे उनके प्रति अमानवीय रवैये, जी हाँ, नॉन ह्यूमन बिहेवियर, अमानवीय रवैये के प्रति घोर आलोचना की। अब इससे जो है लिटन को बहुत दुख हुआ। लिटन पूरा गुस्से में लाल पीला। उसने क्या किया? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। अब देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के समय पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। एक नंबरिया प्रश्न में से आते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है ये? इसको एक और चीज़ बोलते हैं, देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878। क्यों? क्योंकि ये देसी समाचार पत्रों पर ही लागू था। तो जान लीजिए दोनों में से कुछ भी दे सकता है। आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि लॉर्ड लिटन के समय में आया और लॉर्ड रिटन के समय में ख़त्म हो गया, और लॉर्ड रिपन के समय में ख़त्म हो गया। तो जानिए जरा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य जानिए, क्यों लाया गया। तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोही लेखों को दबाना या लिखने वाले को दंडित करना, ये 2 महान उद्देश्य थे इसके। क्या क्या प्रावधान था? तो सबसे पहला प्रावधान क्या था? देखिए जिला दंड नायकों, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उनको कहा गया कि समाचार पत्रों के साथ भड़काऊ लेख ना छापने हेतु पहले ही बॉन्ड भरवाने का अधिकार था। इनको एक अलग से काम दे दिया गया कि जो भी समाचार पत्र छाप रहे हैं उनसे एक बॉन्ड भरवाइए और बॉन्ड में लिखवाइए कि वो भड़काऊ चीज़ें, सरकार के विरुद्ध चीज़ें नहीं लिखेंगे। पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान, दंड नायक के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील मान्य नहीं। अब दंड नायक ये बॉन्ड भरवाते समय कैसे भरवाएगा, क्या भरवाएगा, कैसा व्यवहार करेगा आपसे? जबरदस्ती भरवाएगा, मारपीट के भरवाएगा, मर्डर करके भरवाएगा। अब दंड नायक के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील मान्य नहीं होगी किसी कोर्ट में। ये हो गया, देखिए लाइन से चल रहा है। उसके बाद ये जो हम बात कर रहे थे इसके दूसरे नाम की, देसी समाचार पत्र अधिनियम, ये देखिए देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उनको छापने से पूर्व 1 कॉपी सरकार को देना अनिवार्य था। ये पहले भी था। इसको जो है, इस पूरे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा दी गई। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। इसका नाम था, एक और नाम देसी समाचार पत्र अधिनियम, क्योंकि ये देसी समाचार पत्र अधिनियम पर ही, देसी समाचार पत्रों पर ही लागू था। सबसे घृणित पक्ष क्या था इसका? तो सबसे घृणित पक्ष था कि अंग्रेजी तथा भारतीय समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और अपील का अधिकार नहीं था। 2 सबसे घृणा वाला पक्ष था। आज तक समाचार पत्र मीडिया पर कभी भी जो है ये भेदभाव नहीं किया गया था जो उस समय किया जाने लगा। मतलब ये नियम देसी समाचार पत्रों के लिए क्यों, विदेशों वाले समाचार पत्र पर भी रखिए, अंग्रेजी समाचार पत्र पर भी रखिए। तो ये देसी समाचार पत्रों पर ही ये नियम लागू हो गया था।
और सबसे घृणा वाली चीज़ भेदभाव और अपील का कोई अधिकार नहीं। समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। चलिए अब देखिए आगे क्या हुआ। अब इसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ था कि उसके स्वामी भारतीय होने चाहिए, ऐसा नहीं लिखा था। केवल लिखा था कि देसी समाचार पत्र, मतलब देसी भाषा में। तो देखिए कहते हैं ना कि हर एक पिता के एक और पिता होते हैं जिनको दादाजी कहते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमृत बाजार पत्रिका ने यही किया। अमृत बाजार पत्रिका ने तुरंत क्या किया, इस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अपनी समाचार पत्रों को अंग्रेजी में बदल दिया। लीजिए हो गए हम विदेशी, अब विदेशों में ही बुराई करेंगे विदेशी भाषा में। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए किस समाचार पत्र ने अपने समाचार पत्र को रातों रात अंग्रेजी पत्रिका में बदल दिया था। तो वो अमृत बाजार पत्रिका था। कालांतर में 1878 में ही पत्रेक्षण का नियम जो है हटा दिया गया, जो पहले था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे पूर्णतः जो है रद्द कर दिया। किसको रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, तो आगे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे देखिए 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जानते होंगे आप इनको, ये पहले पत्रकार थे जिन्हें जो है कारावास की सज़ा हुई थी। मतलब लिखने के लिए जिनको सबसे पहले सज़ा हुई थी वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883 में। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता हेतु बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के क्या प्रयास थे। कभी कभी जो है इन सब चीज़ों को जो है दर्शाना पड़ता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे काम किए राष्ट्र भावना के। जैसे 1853 में उन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया। 1896 में शिवाजी उत्सव शुरू किया 3 साल के बाद। इन दोनों में जो है देश प्रेम की भावना जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। मराठा तथा केसरी पत्र लाया। ये दोनों ही जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र आते थे, पत्रिका आते थे। लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में कर ना अदायगी अभियान चलाया, मतलब कर देना ही नहीं है, अगर हमारा अनाज नहीं उपजेगा तो कर नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ उन्होंने, उनके कुछ प्रयास थे। उसके बाद ऊपर देखिए 1897 में पूना में प्लेग फैला। सरकार के रवैये से क्रोधित हुए। सरकार ने क्या किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, प्लेग से लोगों को मरने दिया। उस समय जनसंख्या माइनस में गई थी, काफ़ी मतलब करोड़ों लोग भारत में मरे थे। 1897 में पूना में प्लेग फैला और सरकार के रवैये से क्रोधित होकर चापेकर बंधुओं ने क्या किया, प्लेग अधिकारी कर्नल रैंड एयरहस्ट की हत्या कर दी। तो ये भी एक घटना जिससे राष्ट्रवादी भावना जो है फैली। अब इसका मैंने जिक्र क्यों किया, तो देखिए आगे क्या हुआ। ये जो था ना, इसमें क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अब इसका देखिए बाल गंगाधर तिलक का देखिए करतूत क्या किया। उन्होंने क्या किया कि शिवाजी द्वारा अफजल खां की जो हत्या की गई थी। अफजल खां कौन था? अफजल खां एक कह सकते हैं विद्रोही कहिए, उसको दगाबाज कहिए, धोखेबाज कहिए, धोखे से शिवाजी को मारने आया था और शिवाजी ने उल्टे उसकी हत्या कर दी थी। तो ये पूरी जो ऊपर की घटना थी इसको इससे जोड़ दिया उन्होंने, अखबार में छाप दिया कि शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की तुलना प्लेग अधिकारी की हत्या से कर दिया। इसके लिए तिलक को उन्हें दोषी ठहराया गया। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके 18 महीने के लिए जेल में, आओ भैया हमारे इतने अच्छे ऑफिसर मरे हैं, तुम जो है उनको धोखेबाज से ये कर रहे हो। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, 18 माह की सज़ा दी गई। उन पर कई और मुकदमे चले और कई बार वो जेल गए। रातों रात राष्ट्र के नायक बन गए और लोकमान्य तिलक की उपाधि, उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो समझ गए होंगे बीजी तिलक क्यों इंपॉर्टेंट थे। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो समाचार पत्र के लिए, बोलने के लिए खुले रूप से कई बार जेल गए, कई बार सज़ा हुई और वो राष्ट्र के नायक बन गए। समझ गए मैंने इस घटना का जिक्र क्यों किया। अब कुछ अधिनियम के बारे में जानते हैं। 1898 का समय था, 96 में तो शिवाजी उत्सव आया, ठीक है। 1898 में क्या किया गया, आईपीसी 124 में आईपीसी 153A जोड़ा गया, 153A, ठीक है। भारत सरकार की अवमानना या भ्रम फैलाने वाले को दोषी माना जाएगा, इसमें ये कहा गया। उसके बाद समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया। देखिए 124 तो ये आपको याद ही होगा, 153 जोड़ लेना है इसमें। दंडा नायकों को समाचार पत्र मुद्रक की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। किसमें? 1908 में। 1908 आप लोग याद रखिएगा, 1905 में, यहाँ पे 1908 आप लोग याद रखिएगा। 1908 एक महत्वपूर्ण साल है। 1905 में क्या हुआ था,
आपको कुछ याद है? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उस समय क्या था कि ये 1905 से 1911 का दौर लगातार, जब तक विभाजन रद्द नहीं किया गया, क्या था कि राष्ट्र पूरा जो है विद्रोहियों का दौर था, पूरी तरह से क्रांति का दौर था। तो उसी समय जो है 1908 में अधिनियम लाया गया, दंडा नायकों को समाचार पत्र मुद्रक की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे गया। अब ये सब देखिए, तीनों जो है एक साथ, ये दोनों एक साथ, 8 और 10 समाचार पत्र अधिनियम 1910 आया। इसमें देखिए, ये याद रखिए आप लोग कि ये जो संपत्ति जब्त करना, मतलब सबसे ज़्यादा ये कड़ा कानून था। क्यों? बंगाल विभाजन के लोग भी विरोध कर रहे थे, हर जगह ये खबर फैल रही थी, पूरे देश में चर्चा थी। समाचार पत्र अधिनियम 1910 आया। इसमें क्या किया, 1878 के प्रावधान को जोड़ दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके क्या किया, 6 वर्ष की सजा हेतु रंगून भेज दिया गया। ये वही रंगून जगह है जहाँ पे बहादुर शाह जफर को भेज दिया अंग्रेज़ों ने। और क्यों? क्योंकि उन्होंने 1857 की लड़ाई में जो है 80 वर्ष की अवस्था में भी जो है नेतृत्व कर दिया था। और यहाँ तक कि उनके कब्र का पता तक नहीं चलने दिया था, कब्र उनको गड़वा के और उससे ऊपर से जो है प्लेन कर दिया था। तो ये उसी समय वही रंगून उनको ही भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक को। और उसके बाद पंजीयन रद्द करने का सरकार का अधिकार, मतलब सरकार जब चाहे किसी भी समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है। तो ये दोनों ही कड़े कानून थे, तो दोनों को आप भूल नहीं सकते। दोनों बंगाल विभाजन के बाद हुए थे और 1911 में तो रद्द ही हो गया था दिल्ली दरबार में। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तथा दौरान क्या हुआ, समाचार पत्र अधिनियम 1908 और 10 दोनों को क्या किया गया, रद्द किया गया। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों को भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो सहयोग के लिए उनके लिए कुछ करना होगा। तो दो जो कड़ा कानून लाया गया, दोनों को रद्द कर दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया गया। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति की सिफारिश हुई कि भाई दोनों को हटाइए, दोनों को तुरंत मान लिया गया। ये क्या हुआ था? तो प्रेस समिति की सिफारिश नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू ने। और उन्हीं की सिफारिश थी कि दोनों को हटाया जाए, दोनों को हटा दिया गया। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 आया। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि सारे जो प्रेस अधिनियम है लाइन से जो है लिखें, तो ध्यान में रहेगा किसके बाद क्या आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु आया। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। बाद में इसे आपराधिक संशोधित अधिनियम बना दिया गया, आपराधिक अधिनियम बना दिया गया। सरकार को हानि पहुँचाने वाले सभी प्रावधान शामिल थे इसमें। जी हाँ, ऐसा जितने प्रावधान जिससे सरकार को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचती है, उन सबको इस अधिनियम में डाल दिया गया कि जो ये काम करेंगे उनको इस अधिनियम के खिलाफ माना जाएगा, उनको सजा होगी। अब स्वतंत्रता के पश्चात एक अधिनियम आया, समाचार पत्र अधिनियम 1951। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में गणतंत्र हुआ। सरकार को आपत्तिजनक सामग्री छापने पर जमानत तथा जब्ती का अधिकार था। मतलब कोई ऐसा चीज़ आप छापिए जैसे दंगा हो, फसाद हो, क्योंकि उस समय भी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसा कुछ भी छापने पर सरकार को अधिकार था कि वो आपकी जमानत जब्त कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपको जेल भेज देगी। प्रेस स्वामियों को जूरी मांगने का अधिकार था। मतलब प्रेस स्वामी को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ था, अगर उनको लगे तो वो क्या कर सकते हैं, जजमेंट मांग सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। जूरी कमेटी, जज की कमेटी बैठा सकते हैं और अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। 1956 में समाप्त कर दिया। 51 में आया, 56 में समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद उसके बाद जो न्यायाधीश राजाध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन किया गया, जो अभी भी चल रहा है। समाचार पत्रों के कार्यों की जांच, समाचार पत्र क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल क्या है ना, जितने भी मौजूदा सरकार हैं वो इसका फ़ायदा उठाती है। उनके खिलाफ कुछ लिखेगा तो राजद्रोह की संज्ञा दे देंगे, बंद करवा देंगे। तो समाचार पत्रों के कार्यों की जांच हेतु ये आयोग बैठाया गया। 1954 में पहली रिपोर्ट की सिफारिश आई। क्या क्या सिफारिश थी? तो पहला सिफारिश ये था कि अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद की स्थापना हो, ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल। ये अभी भी है। तो ये दूसरा सिफारिश था, देखिए किसकी सिफारिश पर आया, न्याय राजाध्यक्ष की अध्यक्षता वाले समाचार पत्र आयोग का गठन हुआ था, उसकी सिफारिश थी 1954 में। उसके बाद क्रॉस वर्ड पजल्स बंद हो गया। क्या था ये क्रॉस वर्ड पजल्स? तो प्राइस पेज सिस्टम था। मतलब जितना आप प्राइस देंगे उसके हिसाब से वो पेज में आपके बारे में छपेगा। और क्रॉस वर्ड पजल्स कहने का मतलब कि ऐसे वर्ड जिनके बारे में जो समझे नहीं, कूट वाले वर्ड, और प्राइस पेज सिस्टम, ये दोनों को बंद कर दिया गया।
उसके बाद जो भी हो खुला लिखिए और स्वतंत्र रखिए। समाचार पत्रों के संकेंद्रण ना होने पर जोर दिया गया, मतलब समाचार पत्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, केंद्रित ना हो, जिसका इसका दुरुपयोग हो तो उस पर रोक लगाया गया। हाल का अधिनियम क्या आया, एक आया संसद कार्यवाही अधिनियम 1960। ये इसमें क्या हुआ, प्रेस को संरक्षण दिया गया और प्रेस के प्रकाशन पर जोर दिया गया। तो ये प्रेस का इतिहास था, कैसे प्रेस को दबाने का प्रयास हुआ, कैसे प्रेस ने जो है एक राष्ट्रवादी के रूप में जो है क्रांतिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार प्रेस को औजार बनाया, कैसे उसको संरक्षित किया, कैसे कैसे उसमें प्रयोग किए गए, कैसे कैसे जो है प्रयास किए गए और किस प्रकार लोगों को सजा भी हुई। सरकार ने समय समय पर अधिनियम लाया। पूरा का पूरा ब्यौरा जो है 12-14 पेज में दिया हुआ है। मैंने इसको जो है 4 पेजों में समाहित कर दिया। समझ गए तो आप बहुत कुछ खुद से लिख सकते हैं। जितना किताब में था उतना ही मैंने आपको बोला। तो दोस्तों ये जो अगला चैप्टर है अध्याय 30 भारत में शिक्षा का विकास, ये आप शिक्षित हैं, शिक्षा के माध्यम से आप नौकरी लेना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो इसको आप लोग जरूर देखिए। इससे प्रश्न आते ही आते हैं। भारत में कैसे शिक्षा का विकास हुआ इस पर पूरे पर हम लोग पूरी तरह से जिक्र करेंगे और हम लोग जो है इसकी तैयारी करेंगे। तैयारी जारी रखिए। देखिए कितना अच्छा नोट्स जो है पूरा का पूरा मोटा जो है 245 पेज का 246 पेज का नोट्स तैयार हो चुका है। तो एक ही बार में इतिहास नहीं बनता, मैं बार बार कहता हूँ। इतिहास जो है लिखने से बनता है, बनाने से बनता है, पढ़ने से बनता है। आप लोग भी कुछ कीजिए अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और नाम रोशन कीजिए। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। कमेंट्स जो है आपके देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके स्पेक्ट्रम के जो है ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं, फिर भी मैं इस पर बनाता हूँ। मुझे इसको ख़त्म करना है। तो हो सकता है मेरे वीडियोस पहुँच नहीं उन लोगों के पास, तो दोस्तों ज़रूर जो है आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर 30 नंबर चैप्टर मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक एक लूसेंट का मैं अभी नोट्स तैयार कर लूँ ताकि मैं कल ला पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।